जगह गारकौन गांव, कारगिल का बटालिक सेक्टर। साल 1999, मई के शुरुआती दिन। ताशी नामग्याल अपने घर से थोड़ी दूर गुम हो गई याक को ढूंढने निकले थे कि उनकी नजर काले कपड़े पहने 6 बंदूकधारियों पर पड़ी जो पत्थरों को हटाकर रहने की जगह बना रहे थे। उन्होंने ये बात स्थानीय भारतीय सैनिकों तक पहुंचाई। जल्द ही सेना की ओर से एक दल को जांच के लिए भेजा गया। इस तरह कारगिल में चल रही घुसपैठ का पता चला। भारतीय सेना को घुसपैठियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और शुरुआत में भारत की ओर से कहा गया कि चरमपंथियों को जल्द ही निकाल दिया जाएगा। लेकिन जल्द साफ हो गया कि भारतीय सेना का सामना पाकिस्तानी सैनिकों से था। उस वक्त के भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता RS जस्सल। कारगिल में हमारी कार्रवाई चल रही है। जब तक आक्रमणकारियों को भगा नहीं दिया जाता तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। भारतीय टेलीविजन इतिहास में कारगिल पहली लड़ाई थी, इसलिए इसके चित्र देश के घर घर में पहुंच रहे थे। पत्रकार बरखा दत्त बताती हैं। मुझे याद था कि हम 4 लोग थे, मैं, मेरा कैमरामैन अजमल जामी और 2 और एक गौरव सावंत, VK शशि कुमार। हम एक गाड़ी में बस घूमते रहते थे। वो गाड़ी की शेलिंग हो गई, पता नहीं कितने रातें हमने पत्थर की, बड़ा सा पत्थर बोल्डर होता है, पत्थर के पीछे रात बिताई। ये आप याद करें, जो सब भूल जाते हैं। दिस वाज बिफोर द एज ऑफ ओबी वैन्स। जो हेलीकॉप्टर्स डेड बॉडीज ले जाते थे वापस, उनसे हम कहते थे प्लीज प्लीज करके प्लीज हमारी टेप्स ले जाइए। घुसपैठियों ने उन भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया था जिन्हें भारतीय जवान सर्दियों में खाली कर दिया करते थे। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की खबर भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फरवरी 1999 की लाहौर यात्रा के चंद दिनों बाद ही आई थी। My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together, let us make a new beginning. I've underscored to Prime Minister Vajpayee the immense potential of building a mutually beneficial cooperative relationship. Once we achieve a final. पाकिस्तान आखिर क्या हासिल करना चाहता था? पाकिस्तानी सेना के पूर्व चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज ने अपनी किताब ये खामोशी कहां तक में कारगिल में पाकिस्तानी सेना की भूमिका के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने BBC से बातचीत करने से मना कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के जियो TV से बातचीत में उन्होंने कहा, मुशर्रफ साहब ने जो मकसद ऐलान किया था वो ये था कि कारगिल करने की वजह से सियाचिन की सप्लाई लाइन कट जाएगी, हिंदुस्तान की फौज को सियाचिन से निकलने पर हम मजबूर कर देंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल किस्म का कि ये इस किस्म की जंग 2 एटमी रियासतों में फैल सकती है और उस दबाव की वजह से वो कश्मीर पर मानी खेज मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो जाएगा। हमले के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI में ऊंचे पद पर थे, लेकिन उन्हें भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर चल रही घुसपैठ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनके मुताबिक भारतीय चौकियों पर कब्जा करने की योजना में मुख्य रूप से 4 लोग शामिल थे। तब के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट मोहम्मद अजीज, लेफ्टिनेंट जावेद हसन और लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद। उनके अनुसार ज्यादातर कोर कमांडरों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैं नहीं समझता हूं कि ISI एक अदारे के तौर पर इससे नावाकिफ था, हो नहीं सकता। मेरा अंदाजा है कि गिलगित में इतनी फौज की हरकत, तोपों का ले जाना, एमुनिशन का लाकर रखना, इतनी सिपा की मूवमेंट ISI की नजरों से छुपी नहीं रह सकती। मैं तो खुद हैरान हूं कि इंडियन इंटेलिजेंस का ये इतना बड़ा फेलियर था कि उनको पता नहीं चला। भारतीय जवानों के लिए स्थिति कठिन थी। घुसपैठिए ऊंची पहाड़ियों पर भारी हथियार, गोला बारूद लेकर बैठे थे और भारतीय जवानों के लिए गोलियों की बौछार के बीच पहाड़ियों की चोटियों पर पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण था। उस वक्त के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल RK साहनी बताते हैं, अगर आप भी आज उधर जाएं और जो भी किसी फौज को लेके जाएं तो अचंभा करते हैं कि क्या इसके ऊपर अटैक करना मुमकिन भी था। उन अटैक्स के अंदर, उन ऑपरेशंस के अंदर जो कैजुअलिटीज हुई वो ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। मेरी रेजिमेंट के जो 13 जैक राइफल्स के थे जिनको PVC मिला था, इनमें से पलटन में से लोग जो ऊपर गए तो इन लोगों ने इतनी कैजुअलिटी सफर करी। आप जस्ट इमेजिन करिए कि एक कंपनी चल रही हो जिसके अंदर
60 या 70 या 80 आदमी हों, उनमें से कैजुअलिटीज हो जाएं, कोई 30-40 की कैजुअलिटीज हो जाएं, ईदर किल्ड और वुंडेड, इट इज हेल ऑफ अ लॉट। और उनकी कैजुअलिटीज के बाद फिर दूसरे आदमी चढ़ते गए ऊपर। और मैं ये कहूँगा, ये सिर्फ एक मुद्दा जिसके अंदर हो कि अपना रेजिमेंट का, कंट्री का मुद्दा हो और दिमाग में ठान ली हो कि इस बार ऊपर जाके ही रहेंगे, चाहे जो भी काम आ जाए, चाहे जो भी प्रॉब्लम आ जाए। तो ये एक बड़ी ही जबरदस्त स्पिरिट है। लड़ाई का दायरा फैलना शुरू हो गया था। मृत भारतीय सैनिकों की बढ़ती संख्या ने सरकार को कोई ठोस निर्णय लेने पर विवश किया। 25 मई को दिल्ली की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति में 30 साल में पहली बार पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों के खिलाफ हवाई हमले का निर्णय लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल R.K. साहनी, उनकी जो बम्बार्डमेंट थी वो बड़ी एक्यूरेट थी और उनके जो लॉजिस्टिक बेसिस के ऊपर जिन्होंने उनको डिस्ट्रॉय की, उससे बड़ा ही फायदा पहुंचा। जो पॉलिटिकल लीडरशिप वाजपेयी साहब ने दिखाई, वो अपने अंदर एक मिसाल है। मैंने उनके चेहरे पे कभी भी शिकन नहीं देखी। मैंने खुद कई अटेंड करी थी वो मीटिंग जो थी ऑपरेशन रूम के अंदर। मैंने ऐसा स्थिर किस्म का लीडर, ऐसा अनस्लैपेबल लीडर, ऐसा दृढ़ विचार का लीडर जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप मैंने कोई सुनी भी नहीं अपने हिंदुस्तान के अंदर। और मेरे ख्याल से वो अपने अंदर एक मिसाल है। पाकिस्तान ने भारतीय हवाई हमलों को बेहद गंभीर बताया। इस दौरान 2 भारतीय सैन्य विमानों को मार गिराया गया। परमाणु हथियारों से लैस 2 देशों के बीच चल रही गोलीबारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बढ़ने लगी। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, ये वाकया होता है तकरीबन 1 साल बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो एटॉमिक टेस्ट हुए थे। कंसर्न उस वक्त था कि ये कश्मीर या कारगिल जो है ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ना बन जाए। जो कम से कम प्रोग्रेसिव लिबरल सर्कल था पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपना देखना चाह रहे हैं, उनमें जाहिर है कि उस वक्त कंसर्न था कि ये बड़ा इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है अगर इसको इनिशिएट पाकिस्तान ने किया है। अब जाहिर है कि मुशर्रफ साहब ने किया, उनके अपने पावर एम्बिशंस थे जो उन्होंने पूरे किए 1999 की कू में। और उसके बाद 9 साल का जो उनका रूल है उसमें भी आप देखें, वो शख्स एक मिस एडवेंचर करता है जिसका ह्यूमन और मटेरियल लॉस और डिप्लोमेटिक लॉस पाकिस्तान के लिए बहुत गंभीर था। फिर वही शख्स जो है पावर में आके आगरा पहुंच जाता है। तो डुअलिटी की आप एक्सटेंट देखें। भारत में बढ़ते गुस्से और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री सरताज अजीज भारत पहुंचे। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, I had no illusion of resolving the current difficulties in a single days. ये मामला एक दिन में सुलझने वाला नहीं था, लेकिन मैं निराशावादी नहीं हूँ। भारत की तरफ से भी स्थिति को संभालने की कोशिशें चल रही थीं। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक बताते हैं, करगिल वॉर जब हुआ तो मियां नवाज शरीफ का मुझे 10 बार फोन आया और हर बार मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को उस फोन के बारे में बताया कि देखिए मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि युद्ध बंद हो जाए। अटल जी ने मुझसे कहा कि आप जाइए लाहौर और वहां से फ्लाई करके कैसे भी इस्लामाबाद जाइए और बात करके आए। फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने आपत्ति की। वैदिक साहब को सब जानते हैं, लाहौर जाएंगे और हल्ला मच जाएगा कि भारत सरकार कोई दब गई है, डर रही। तो इन वक्त में मैंने जाना कैंसिल किया और वीजा लगा लिया था, जाने की तैयारी हो। आखिरकार भारत और पाकिस्तान बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए बातचीत पर सहमत हुए। भारतीय सेना के हमलों के कारण उसकी स्थिति मजबूत होनी शुरू हुई। भारतीय सैनिकों ने जबरदस्त लड़ाई के बाद घुसपैठियों को भगाते हुए तोलोलिंग, टाइगर हिल जैसी महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जा किया। भारतीय सैनिकों के लौटते शवों ने कारगिल की लड़ाई को देश के कोने कोने में पहुंचा दिया। जुलाई में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने वापस लौटना शुरू किया। इस दौरान भारत की ओर से चीन में मौजूद जनरल परवेज मुशर्रफ और लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान की बातचीत के क्लिप को सबूत के तौर पर पेश किया गया कि पाकिस्तानी सेना इस लड़ाई में शामिल थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मदद की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा न हुआ। आखिरकार 26 जुलाई को कारगिल युद्ध का अंत हुआ। कारगिल युद्ध का पाकिस्तान की राजनीति पर क्या असर हुआ? प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, उसका जो इवेंचुअल आउटकम था वो एक किस्म की ह्यूमिलिएशन थी पाकिस्तान के लिए। नवाज शरीफ हुकूमत ने एक बहुत मीनिंगफुल
बायलैटरल पीस प्रोसेस शुरू किया हुआ था हिंदुस्तान के साथ। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हो रही थी, कंपोजिट डायलॉग की वहाँ इब्तिदा हुई थी। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए थे और एक बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड उनका एक जेस्चर था कि वो मीनार पाकिस्तान पे खड़े होके पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात की उन्होंने। तो ये तमाम चीजें जो 90s में हो रही थी, अब वही ख्वाहिश हम इस वक्त लेके बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। अगर मुशर्रफ साहब का कोई रोल बनता है तो उनको कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपना इतने लोग मरवा दें और कुछ हासिल भी ना हो और उसके बाद आप पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म के अपना एक सबसे बड़े क्लेमेंट बन के बैठे रहें। तो जो कि भारतीय जवानों के वीरता का गवाह है, क्योंकि इसमें मौत सामने थी, फिर भी मौत से न डर के भारतीय जवानों ने विजय हासिल किया था। तो इस वीडियो में मैं कारगिल युद्ध की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। दोस्तों, कारगिल युद्ध जो था वो दुनिया का एक ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लड़ा जाने वाला सबसे भयानक युद्ध था ये, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। इस युद्ध में भारत के 500 से भी अधिक जवान शहीद हो गए थे और 1300 से भी अधिक जवान घायल हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भारत ने विजय हासिल किया था, क्योंकि भारतीय जवानों का लक्ष्य था विजय हासिल करना। तो इसमें शुरू से लास्ट तक पूरी कहानी आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक हिंदी पर। मैं हूं अभिनव सिंह। कारगिल युद्ध की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। वो दिन था 19 फरवरी 1999, जिसमें उस वक्त के प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी थे और पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के लाहौर में बस से यात्रा की थी। कई लोगों के साथ गए थे वो। इसे बस डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है। ये एक शांति यात्रा, शांति समझौता इसमें कई सारा हुआ था कि दोनों एक दूसरे से मतलब शांति से रहेंगे, कोई मुद्दा होगा शांति से सुलझाएंगे, क्योंकि दोनों उस वक्त 1998 में परमाणु परीक्षण कर चुके थे और दोनों परमाणु संपन्न कंट्री बन चुके थे। इसीलिए शांति से सबको सुलझाएंगे, मतलब ये सब बातें इसमें हुई थी। बस डिप्लोमेसी इसका नाम दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने पीठ पीछे समझ लो कि धोखा किया था भारत के साथ। कारगिल पहले समझ लेते हैं कहाँ पर स्थित है। आप देख सकते हो ये मैप है। कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर में, उस वक्त जम्मू कश्मीर था पूरा, अब तो अलग हो गया है। ये कारगिल अब आ गया लद्दाख में। ये है लेह और ये कारगिल, ये दोनों मिल के बनता है लद्दाख। और ये अक्साई चीन, जो कि ये तीनों मिल के समझ लो बनता है लद्दाख। और इधर है कश्मीर और इधर जम्मू इलाके हैं सब। तो आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ये देखो, ये है LOC इसको बोलते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया है ये भी भारत का हिस्सा है, लेकिन ये पाकिस्तान के कब्जे में है। और इधर ये अक्साई चीन जो कि ये भी भारत का हिस्सा है, ये चाइना के कब्जे में है। इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दोनों है। और युद्ध जो लड़ा गया था, जो विवाद था, वो यहाँ इस बॉर्डर पे था। यहाँ पे होता क्या है, ठंडी के जब मौसम आता है तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पे पड़ने लगता है और -50 तक वहाँ की जो तापमान चली जाती है। इस वजह से ठंडी के मौसम में वहाँ से क्या होता था कि कारगिल वो जो इलाका था, वो पहाड़ी एरिया था उधर। कारगिल तो पूरा बड़ा सा है, लेकिन ये बॉर्डर का इलाका। तो इसमें क्या होता था कि भारतीय सेना ठंडी में वापस आ जाती थी और फिर मई में जाके वो वापस से अपने पोस्ट पर फिर से पहुँच जाती थी। और सेम ऐसा ही पाकिस्तान भी करता था उस इलाके में। तो दोनों के बीच समझौता हुआ था। लेकिन होता क्या है, जब भारतीय सेना ठंडी के मौसम में वापस आ जाती है वहाँ से, तो पाकिस्तान की सेना उस पर कब्जा कर लेती है। और ये कब्जा फरवरी से ही जारी था। अब अचानक एक दिन में तो कोई कब्जा इतना हो नहीं सकता, काफ़ी कब्जा कर लेते। कई पहाड़ी इलाका मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हो, इतने जो पहाड़ी इलाका है ये सब, ये तोलोलिंग पहाड़ी, ये था ऊपर, सब ऊपर समझ लो कि वो लोग आगे कब्जा कर लिए थे। नीचे के साइड भारत का बेस भी था, बहुत कुछ था, रोड भी था इधर। फिर दिन आता है 3 मई 1999, जिस दिन एक चरवाहे ने भारतीय सेना को खबर दी। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ पे पाकिस्तानी सेना हथियार लेके दिख रहे हैं। तो वो आके भारतीय सेना को खबर देता है कि उन इलाकों में पाकिस्तानी सेना का कब्जा हो चुका है। अब देखो पाकिस्तानियों का प्लान क्या था, ये समझने की ज़रूरत है। अब ये श्रीनगर है और यह है लेह। श्रीनगर से ये जो रोड है, ये रोड दिख रहा है आपको, ये रोड है NH1 इसका नाम है। ये श्रीनगर से लेह तक आता था और लेह पूरे लद्दाख को श्रीनगर से यही रोड जोड़ता था। समझ लो श्रीनगर से क्या, भारत से यही रोड
लद्दाख को पूरे जोड़ता था। यहाँ इस इलाके में जो सियाचिन का इलाका है, इधर सियाचिन ग्लेशियर, सब कुछ इसी से ही कनेक्ट था। अब यहाँ पे कब्जा करने का मतलब साफ है कि वो लोग ऊपर थे, पाकिस्तानियों ने पहाड़ों पर चढ़ गए थे और नीचे की साइड रोड गया था। मतलब पूरा भारत का कनेक्शन टूट चुका था इन इलाकों में। ये जो इलाका लेह से लेके लद्दाख, जो यहाँ तक कि सियाचिन ग्लेशियर जो कि सबसे ऊंचा इलाका है दुनिया में, सब कुछ भारत के कंट्रोल से टूट चुका था। और उन लोगों का प्लान यही था, पाकिस्तानियों का, खासकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी उस वक्त जनरल थे। उनका प्लान ये था कि यहाँ से अगर कब्जा कर लेंगे तो इनका संपर्क जब यहाँ से टूट जाएगा तो इनसे बार्गेनिंग हम कर सकते हैं, इनसे फिर शांति से हम लोग कश्मीर को हथिया लेंगे प्यार से, क्योंकि वो परमाणु संपन्न कंट्री बन चुका था। यही उनका प्लान था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। फिर उसके बाद 5 मई को क्या हुआ कि भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग टीम वहाँ पर जाती है, जानकारी लेने पहुँचती है, तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 सेना की हत्या भी कर दी। फिर जब इस बात की जानकारी गवर्नमेंट तक पहुँची, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुँची, तो फिर सेना को आदेश मिला कि उनको वहाँ से भगाना है, खदेड़ना है। फिर ऑपरेशन विजय के जरिए भारतीय सेना ने जंग की शुरुआत कर दी। लेकिन ऊंचाई पर उनको चढ़ना था, भारतीय सेना को ऊंचाई पे जंग लड़ना था, क्योंकि जैसे देख सकते हो नीचे से वो लोग ऊपर बैठे हुए थे और नीचे से भारतीय सेना को ऊपर जाना था। और बर्फीली इलाका था, दिन को तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, जो करना था सब रात को करना था। और रात को भारतीय सेना ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन उसमें होता क्या था कि बहुत सारे भारतीय जवान शहीद हो रहे थे, देश के कोने कोने से भारतीय जवान शहीद हो रहे थे। और ये जंग की जो चर्चा थी गली गली में होने लगी थी। फिर भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना को कार्रवाई करने के आदेश दे दिया। फिर भारतीय वायुसेना ने MiG-27, MiG-29 का इस्तेमाल किया था उस वक्त। बोफोर्स तोप का भी इस्तेमाल उस वक्त किया गया था, जो आप चर्चा सुनते हो। फिर दोस्तों फाइनली आता है 26 जुलाई 1999 का दिन। पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया आखिरी जो इलाका था, टाइगर हिल का ही इलाका था वो, उस पर भारतीय सेना ने अपना तिरंगा फहरा दिया। ये 26 जुलाई 1999 का दिन जो था, उस वक्त का ही इमेज है ये, जो भारत ने ऊपर जाके तिरंगा फहराया था। और आखिर में उस दिन भारत ने विजय हासिल कर लिया। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जीत का ऐलान कर दिया पूरी दुनिया के सामने। और तब से आज तक 26 जुलाई 1999 को ही कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी कारगिल युद्ध की पूरी कहानी। कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और सल्यूट है उन वीर जवानों को जो शहीद हो गए, जिन्होंने मौत को गले लगाया लेकिन अपने 1 इंच ज़मीन को पाकिस्तानियों के हाथ जाने नहीं दिया। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए